हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक है विसरण। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में पहले चैप्टर की बात करें सॉल्यूशन की, विलयन की, तो इसमें हमारा टॉपिक है आज का विसरण, परासरण, परासरण दाब। ठीक है, आज सारे टॉपिकों पर बात होने वाली है। अर्धपारगम में झिल्ली का भी जिक्र होगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। सही है। और जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखे जिसमें विलयन, विलयन के प्रकार, विलयन की सांद्रताएं सब एक ही वीडियो में है। ठीक है, विलयन और उसके विलयन के प्रकार सब एक वीडियो में है। फिर सांद्रता, सांद्रता के जितने भी प्रकार हैं, ठीक है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन, पीपीएम, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल अंश, ठीक है, सारी की सारी सांद्रताएं एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। ठीक है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, नीचे लिंक है उसका। तो अब नेक्स्ट वीडियो की अगर बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इस वीडियो में, तो वो है हमारा विसरण। विसरण और परासरण की बात इसमें होने वाली है। ठीक है, तो विसरण क्या होता है? विसरण होता है, ध्यान से समझना है बस। ठीक है, हेड नाम है आपको विसरण, नेक्स्ट टॉपिक है, और लिखना है आपको विसरण होता क्या है। तो विसरण क्या होता है कि विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित हो जाना। ठीक है, कि विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ, ठीक है, यानी कि सांद्र विलयन का तनु विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होकर विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। ठीक, यही आपको लिखना है। देखिए, इधर समझ लेना है बस, जो मैं बोल रहा हूं यही लिखना है कि विलय के अणुओं का, यानी कि जो विलय है हमारा, ये मान लिया हमने क्या है, सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन मतलब अधिक सांद्रता का है। ठीक है, अधिक सांद्रता है। चीजों को समझना है, भारी कुछ नहीं है, चीजों को समझना है बस। ठीक है, समझने से चीजें आसान हो जाती हैं। ये विलय है अधिक सांद्रता का, और ये जो विलायक है, ये जो विलायक है जिसमें ये घोला गया है, ये मान लिया हमारा क्या है, तनु विलयन है। ठीक, यानी कि ये क्या है हमारा, कम सांद्रता का है, कम सांद्रता का हमारा विलायक है। ठीक, तो ध्यान से सुन लो कि होने वाला क्या है, कि विलय के अणुओं का, ये लिखना है आपको जो मैं बोल रहा हूं, कि विलय के अणु आए और वो सांद्र विलयन, यानी गाढ़ा था विलय हमारा, और उसे जब पानी में डाला तो जो विलय के अणु थे वो विलायक में पानी में अपने आप घुल गए और घुलकर एक विलयन बना लिया, जो, और इस प्रक्रिया को बोला गया विसरण। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर व्यवहारिक तौर पर बात करें तो नील होता है आपके घर। सही है, नील आपने सबने देखा होगा। तो नील, एक ढक्कन नील निकाला और उसे एक बाल्टी पानी ली। ठीक है, एक बाल्टी में पानी भरा और उस एक ढक्कन नील को इसमें डाल दिया। नील क्या होता है, गाढ़ा होता है, पानी की तुलना में गाढ़ा होता है। तो नील ऐसा कोई है कि नील डालकर तुम उसे आधे घंटे तक घुमा रहे हो, ठीक है, घोल बना रहे हो, चीनी की तरह घोल रहे हो, ऐसा नहीं करते हैं ना, कि बस एक ढक्कन नील को पानी में डाला और वो नील अपने आप ही, स्वतः ही, ऑटोमेटिक ही वो उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, मिल जाता है, और यही प्रक्रिया हमारी विसरण है। ठीक है, यानी कि ध्यान आ जाना चाहिए, जब भी विसरण का जिक्र हो तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि नील को पानी में घोलना है बस। ठीक है, अब नील क्या है, नील हमारा विलय है, और वो क्या है, अधिक सांद्रता का है। जिसमें घोलना है पानी में वो क्या है, हमारा तनु है, यानी कि वो हमारा कम सांद्रता का है। तो यही परिभाषा हो जाती है कि विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ स्वतः प्रवाहित होकर विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। खत्म। ठीक है, कुछ भारी नहीं है। विसरण, विसरण का मतलब, जब भी विसरण का जिक्र हो दिमाग में आ जाना चाहिए विसरण, विसरण, विसरण। विसरण का मतलब है कि नील को पानी में घोलना है बस। ठीक है, कि नील है अधिक सांद्रता का और वो क्या है, विलय है, क्योंकि वो एक ढक्कन ही तो डाल रहे हो। ऐसा कोई है कि एक बाल्टी नील को एक ढक्कन जल में डाल रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा है। एक ढक्कन नील को एक बाल्टी पानी में तुम डाल रहे हो। ठीक, तो जो नील है वो अधिक सांद्रता का विलय पदार्थ है। तो विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होकर विलयन बना लेना विसरण हमारा कहलाता है। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनो, और ये लिखना है आपको कि विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होकर विलयन बना लेना। ठीक है, यानी कि ये अणु आए विलय के और अपने आप इसमें घुल जाएं, विलयन बन जाए, तो इसे बोला जाएगा विसरण।
कि विलय के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होकर विलयन बना लेना विसरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रक्रिया हुई इसे कहेंगे हम विसरण। खत्म। कुछ भारी है? नहीं है। ठीक है, यानी कि विसरण में बस इतना सा है कि विलय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः चलेंगे और विलयन बना लेंगे, घुल जाएंगे, और ये प्रक्रिया हो गई विसरण की। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो एक प्रक्रिया आती है हमारी परासरण। ठीक है, परासरण बहुत मोस्ट। परासरण, ठीक है, किसमिस का फूल जाना। दिमाग में रखना है जब भी परासरण का जिक्र हो, घर पर एग्जाम्पल बहुत है आपके। ठीक है, रात को क्या होता है, आपकी मम्मी, पापा, भैया, बहन, या आप खुद भी हो सकते हो, रात को पता चला कि थोड़ी सी किसमिस ली, पानी में डालकर रख दी, सही है, कटोरी में या किसी भी बर्तन में। अब तुमने किसी पात्र में वो किसमिसें डालकर रख दी और सुबह को जब उठकर देख रहे हो तो वो मोटी मोटी हो गई है। ठीक है, छुआ रहे हैं, वो चुसके हुए से हैं, सुकड़े सुकड़े से पड़े हैं, और जब सुबह को देख रहे हो तो फूल के मोटे हो गए हैं रसगुल्ले की तरह। ठीक है, कोई मेहमान आने वाले हैं तो रात को पता चला कि सुबह को मेहमान आने वाले हैं, तो रात को भी छोले बनने हैं, चने बनने हैं, तो रात को भिगो के रख दिए पानी में, सुबह को देखा फूल गए वो। ठीक है, ये सब क्या प्रक्रिया है, यही तो है परासरण। ठीक, परासरण, परासरण यही है, चीजों को फूल कर मोटे हो जाना। ठीक है भाई, ये कैसे होगा, इसे भी समझो, ये कैसे होगा। विसरण में क्या हुआ था, विसरण में विलय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप चले थे। ठीक है, परासरण क्या होगा, परासरण भी अपने आप होगा। ऐसा नहीं कि इसे कोई कराने वाला है, ऐसा नहीं कि किसमिस तुमने रात में डाल दिए भिगोने किसी बर्तन में, तो रात को बैठ के उन्हें पानी को ऐसे ऐसे कर रहे हो, किसमिस के अंदर बढ़ जा भाई, बढ़ जा, अंदर को चला जाए किसमिस के, कि फूल के मोटी हो जाए, ऐसे नहीं कर रहे हो ना। ठीक है, तो क्या हो रहा है परासरण में, परासरण में क्या होता है, परासरण में विलायक के अणु चलते हैं अब। ठीक है, यानी पानी में हमने किसमिस डाल दी, जैसे ही परासरण का जिक्र हो तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए किसमिस। ठीक है, किसमिस को पानी में डाला, तो अब जो पानी के अणु हैं, विलायक के जो अणु हैं वो कम सांद्रता के हैं, और जो किसमिस के अंदर जो ग्लूकोज वगैरह भरा हुआ है वो अधिक सांद्रता का है, वो गाढ़ा गाढ़ा है। ठीक, तो जो विलायक के अणु है कम सांद्रता के, अब वो कम सांद्रता के अणु उस किसमिस के अंदर को बढ़ेंगे। यानी कि अब क्या होने वाला है कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके स्वतः प्रवाहित हो जाना परासरण कहलाता है। खत्म परिभाषा। ठीक है, दोबारा सुनो कि भाई परासरण क्या होता है। तो जब भी परासरण का जिक्र हो बस आपको एक दिमाग में बात फिट कर लेनी है कि परासरण का मतलब है किसमिस से। ठीक है, कि ये एक बर्तन है, इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, विलायक के अणु है, और होने वाला क्या है कि इसके अंदर ये एक किसमिस डाल दी हमने। ठीक, तो ये जो विलायक के अणु हैं ये इस किसमिस के अंदर जाएंगे। ठीक, और ये किसमिस सुबह तक पता चला फूल के इतनी मोटी हो गई। ध्यान से समझना बस बात को। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि विलायक के अणु, ठीक है, यानी कि विलायक के जो कण हैं वो कम सांद्रता के हैं, कम सांद्रता से चलते हैं, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ चलते हैं। ये ध्यान रखना है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, यानी कि जो हमारी किसमिस है, ठीक, जो हमारी किसमिस है ये प्राकृतिक झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो है ये वाली किसमिस के ऊपर जो है प्राकृतिक वाली है, यानी कि उसके ऊपर का जो बाहर का खोल है, ऐसा मान सकते हैं बाहर की जो एक हल्की सी परत है, लेयर है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है जो इसके चारों तरफ ये है। ठीक, तो जो विलायक के अणु हैं वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से टकराकर धीरे 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 इसके अंदर प्रवेश करते रहेंगे, और धीरे धीरे किसमिस फूल के क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विलायक के जो अणु हैं, विलायक के जो कण हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्रवेश करेंगे, और अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, ये ध्यान रखना है। तो आपको हेड डालना है परासरण, और इसमें लिखना है कि विलायक के अणुओं का, ध्यान से सुनते रहना, विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके स्वतः प्रवाहित हो जाना परासरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब भी परासरण का जिक्र हो तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसमिस से उसे पानी में डाल दो, फूल के मोटी हो जाएंगे।
ठीक है। तो होगा क्या उसमें कि जो विलायक के अणु हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चलेंगे और वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके स्वतः प्रवाहित हो जाएंगे और ये प्रक्रिया कहलाएगी हमारी परासरण दाब, सॉरी परासरण। ठीक है। अब परासरण भी दो प्रकार का होता है, सही है। परासरण दाब इससे अगला टॉपिक है। अब परासरण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है अंतः परासरण और एक होता है हमारा बाह्य परासरण। अब भाई ये क्या चीज है? तो अंतः परासरण क्या होता है? अंतः परासरण का मतलब है विलायक के अणुओं का अंदर की तरफ जाना, ठीक है। जैसे किसमिस में, ठीक है, जैसे किसमिस में होता है। किसमिस में क्या होता है? अंतः परासरण होता है, ठीक। किसमिस में क्या होता है कि किसमिस को पानी में डाल दे तो विलायक के जो कण हैं वो अंदर की तरफ चलते हैं। तो अगर परासरण की प्रक्रिया अंदर की तरफ चल रही है, विलायक के अणु अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो है अंतः परासरण। और बाह्य परासरण कब होगा? जब विलायक के कण बाहर की तरफ निकले। अब ये कब होगा? तो ये होगा अंगूर में, ठीक है। बाह्य परासरण होगा हमारा अंगूर में। अब ये कैसे होगा? अंगूर कैसे होगा? अंगूर में ऐसे होगा कि अभी हमने एक बात बताई थी, किसमिस को पानी में डालो और मोटी मोटी हो जाएंगी फूलकर, ठीक। तो ऐसी एक के किसी के दिमाग में आ जाती है बात कि अरे भाई जब किसमिस इतनी मोटी हो जाती है फूलकर, तो अंगूर तो हम लेके इतने मोटे मोटे आए थे, हो जाएंगे इतने मोटे मोटे फूलकर, ठीक। तो अब वो क्या करता है? वो एक दो अंगूरों को खाकर देखता है। ध्यान से समझना बात को, ठीक है। मान लिया 1 किलो अंगूर आए घर और उन्होंने खा के देखा, इतने मोटे मोटे अंगूर थे, वो काले वाले हो सकते हैं या हरे वाले हो सकते हैं, जैसे भी हैं, ठीक है। तो एक अंगूर खा के देखा तो पता चला थोड़े खट्टे खट्टे से लगे कि अरे यार मजा नहीं आ रहा भाई, कि भैया ने बताया था कि भाई किसमिस को पानी में डाल दो फूल के मोटी हो जाती हैं, ठीक। तो उसने दिमाग लगाया कि भाई पानी में तो डालेंगे तो ये फूल तो जाएगा अंगूर। समझना बात को बस, कि फूल के मोटा हो जाएगा रसगुल्ले की बराबर, ठीक है। इतने मोटे हो जाएंगे तो हैं इतने मोटे, और पानी बढ़ जाएगा तो इतने मोटे मोटे हो जाएंगे हमारे अंगूर। अब यार ये खट्टे भी लग रहे हैं, तो एक काम करो, इसमें ना पानी में चीनी घोल देते हैं। तो उसने क्या करा, बच्चे ने चीनी को पानी में डाल दिया, यानी कि उसका बक्खर बना लिया बढ़िया करके, ठीक है। बक्खर बना लिया और आधा किलो अंगूर उस बक्खर में डाल दिए और इस उम्मीद के साथ सो गया है रात को कि सुबह को उठूंगा तो ये इतने मोटे मोटे सफेद रसगुल्ले की तरह हो जाएंगे और मजा आ जाएगा, ठीक है। कि मजा आ गया, सफेद रसगुल्ले ना लाकर अंगूर ले आया करेंगे और बक्खर में डालो और खा जाया करेंगे, ठीक। पूरी रात भर सोता रहा, सपने आते रहे बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले खा रहा है, ठीक है। अब सुबह को जब आंखें खुलती हैं तो जैसे आंखें खुलती हैं तो भागो भागो देखने जाता है कि भाई कितने मोटे मोटे रसगुल्ले हो गए हैं, ये तो देख कर आता हूँ अंगूरों को, अपने मुंह भी नहीं धोता है बेचारा, ठीक। अब वो जाकर देखता है तो होता क्या है, उसके साथ एक घटना घटित होती है। और वो घटना क्या है? अब जो बक्खर था, ठीक है, जो चीनी का बक्खर था वो हो गया था सांद्र विलयन, ठीक है। ध्यान से समझना, वो सांद्र विलयन बन गया था क्योंकि वो चीनी का बक्खर था, गाढ़ा हो गया था, क्लियर। अब उसमें अंगूर डले हुए थे, तो अंगूरों के अंदर का जो विलयन था, ठीक है, उनके अंदर जो ग्लूकोज था वो बक्खर की अपेक्षा वो बन गया तनु विलयन, यानी अंगूर हो गए तनु और जो बक्खर है वो हो गया सांद्र। और परासरण की क्रिया कहाँ चलती है? परासरण की क्रिया चलती है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है। तो कम सांद्रता किसकी रह गई? अंगूर की। अंगूर रह गया कम सांद्रता का, और जो अधिक सांद्रता की ओर चलती है ये क्रिया, अधिक सांद्रता हो गई बक्खर की, तो उसमें से विलायक के अंदर से जो ग्लूकोज था वो बाहर को निकल आया, ठीक है। उल्टी घटना घटित हो गई, जो अंगूर था इतने मोटे से वो बेचारा चुसक के इतना सा हो गया, ठीक। यानी कि जो हमारा अंगूर था इस बार, उसके साथ क्या हुआ, ये इतना मोटा मान लिया अंगूर था, ध्यान से समझो बस, ये अंगूर था और ये इस बक्खर में डला हुआ था, ठीक है, गाढ़े बक्खर में। तो अब ये बक्खर था गाढ़ा, सांद्र विलयन था ये हमारा था सांद्र विलयन, और जो अंगूर था ये था हमारा तनु विलयन का। तो अभी क्या लिखवाया कि कम सांद्रता, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, अधिक सांद्रता की ओर, ठीक है। तो अंगूर में से ये विलायक के कण बाहर को निकल आए, और ये हो गया भैया बाह्य परासरण, ठीक है। बाह्य परासरण क्या होगा कि विलायक के अणुओं को बाहर की तरफ को भाग जाना, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके, ठीक है। तो जो अंगूर में से विलायक के अणु थे तनु वाले जो थे वो बाहर की तरफ को भाग गए, इस बक्खर में को आ गए, और जो अंगूर इतना मोटा ये दिखाई दे रहा था शाम जब डाला था, अब ये चुसक के बेचारा इतना सा हो गया किसमिस की बराबर। अब वो देख रहा है कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भैया उसके साथ बाह्य परासरण,
ठीक है, बाह्य परासरण की घटना घटित हो गई है उसके साथ। बाह्य परासरण में क्या हुआ कि जो अंगूर था उसके अंदर जो विलायक के अणु थे वो बाहर की तरफ को भाग गया है और अंगूर चुसक गया, सुकड़ गया। ठीक है, ध्यान रहेगा। और वैसे भी ध्यान रखना, अंत्यपरासरण, अंत्यपरासरण, अंत्यपरासरण कहाँ होगा? अंत्यपरासरण का मतलब है अंदर की तरफ विलायक के अणुओं का चलना। ठीक है, पानी के अणुओं का अंदर की तरफ को बढ़ जाना, जैसे किसमिस है, यानी कोई चीज पिचकी हुई सी है, चुसकी हुई सी और फूल के मोटी हो जाए। ठीक है, यानी कि किसी चीज का फूलना अंतःपरासरण है और किसी चीज का फूले हुए का चुसक जाना, पिचक जाना, वो बाह्य परासरण है। बाह्य परासरण का तो बाहर को निकल जाएंगे उसमें से अणु। क्लियर है? तो परासरण दो प्रकार का है, अंतःपरासरण, बाह्य परासरण। एग्जाम में पूछ लेता है कि किसमिस में होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है किसमिस में होता है, एकदम खुश कि परासरण की क्रिया होती है, लेकिन जब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन मिलता है अंतःपरासरण, बाह्य परासरण, विसरण, सांद्रता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहां पर जब दो परासरण देखने को मिल गए तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, किसमिस में क्या है, किसमिस के अंदर को विलायक के अणु चलते हैं तो किसमिस में अंत्यपरासरण है, और अंगूर को अगर पूछ ले तो अंगूर में से बाहर को निकल जाते हैं। ठीक है, बक्खर में डालने पर। तो अंगूर में क्या है तुम्हारा? बाह्य परासरण है। और इसे वैसे भी याद रखना, एक तरीका है जो मैं ऑफलाइन क्लास में बताता हूं बच्चों को कि भाई अंत्यपरासरण, अंतःपरासरण मतलब जो किसमिस है वो दुकानों पे जाओगे तो कहाँ मिलती हैं? अंदर रखी हुई होती है पैकेटों में, ठीक है, डिब्बों में अंदर होती हैं, तो अंतःपरासरण हो गया। ठीक है, याद करने की ट्रिक। अंगूर, अंगूर का जब सीजन चलता है कहाँ बिकते हैं? बाहर, खुले में बिक रहे होते हैं, ठेलों पर रखे हुए होते हैं बाहर। तो अंगूर क्या हो गए? बाह्य परासरण का उदाहरण हो गए। क्लियर है? यानी कि बाहर क्या बिकते हैं? अंगूर ठेलों पर बिकते हैं, और किसमिस अंदर पैकेटों में रखी हुई होती है, डिब्बों में होती है, तो वो क्या हो गया? अंत्य का उदाहरण हो गया। क्लियर है? ध्यान रखना, विसरण और परासरण, और विसरण और परासरण दोनों ही प्रक्रिया तब तक चलती हैं जब तक विलय और विलायक दोनों की सांद्रताएं समान ना हो जाएं। ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। विसरण और परासरण दोनों ही प्रक्रिया ऐसी हैं कि जो तब तक चलती रहेंगी जब तक विलय और विलायक दोनों की सांद्रताएं सेम ना हो जाएं, पूरा विलयन एक जैसा ना हो जाए। ठीक है, इस चक्कर में क्या होता है? ये किसमिस खराब हो जाती है। कैसे होगी? ठीक है, अब रात को रखी थी कटोरी में, सुबह को फूल के होंगे इतनी मोटी मोटी। अब दिमाग में आया कि अरे यार, एक रात में इतनी हो गई तो 2 रात रख देते हैं, इतनी मोटी मोटी हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान से समझना बात को। तो कि सारा पानी इसके अंदर बढ़ गया तो इतनी मोटी हो जाएगी, गुब्बारे की तरह, मजा आ जाएगा फिर तो उन्होंने क्या करा, एक भैया ने, कि आज रात को रख दी और दुबका के रख दी अपनी सेफ हुक में, कहीं अलमारी में उठा के रख दी, और 4 दिन के लिए, कि 4 दिन बाद देखूंगा, और रखी हुई किसी बड़ी परात में है कि 4 दिन में तो बिल्कुल तरबूज की तरह मोटी मोटी हो जाएंगी किसमें से फूल फूल कर। ठीक, अब होता क्या है, 4 दिन बाद वो देखते हैं तो बिल्कुल खराब हो चुकी होती हैं। क्यों हो गई खराब? क्योंकि अभी एक चीज बताई कि विसरण हो या परासरण तब तक चलता है जब तक विलय और विलायक दोनों की सांद्रताएं सेम ना हो जाएं। ठीक है, तो पानी उसके अंदर जाएगा और वो पानी ये कोशिश करेगा कि मैं इस किसमिस की सांद्रता को अपना जैसा बना लूं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जब तक चलेगी, कुछ समय तक चलेगी, तो किसमिस फूल के मोटी होगी, और अंदर को विलायक के अणु जाएंगे और मोटी होगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसके अर्धपारगम में झिल्ली फट जाएगी, यानी बाहर की जो परतें हैं उसकी किसमिस की वो फट जाएंगी। क्यों फट जाएंगी? क्योंकि जो विलायक है और जो हमारा वो किसमिस है, ठीक है, जिसमें को अणु जा रहे थे, दोनों की सांद्रता लगभग सेम होने लगी है, तो अब वो चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, यानी कि वो बिल्कुल फटी फटी हो जाएगी, सारी किस्में से फट गई होंगी, बेकार हो गई होंगी, और वो क्या बन गया होगा, एक बिलियन सा बन के तैयार हो गया होगा, तो वो खराब हो गया होगा। ठीक है, तो इस सोच में नहीं रहना है कि अंतःपरासरण की क्रिया किसमिस के अंदर होती है तो किसमिस को बहुत मोटा मोटा कर देंगे। ठीक है, ऐसा ध्यान नहीं करना। बस ये क्या होता है, कुछ समय तक चलेंगी चीजें, ऐसा नहीं कि तुम पानी में डाल के इन्हें रख के भूल जाओ तो बहुत मोटी मोटी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो दोनों टॉपिक मुझे लगता है कि क्लियर हो गए होंगे, विसरण भी और परासरण भी। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा, विसरण में क्या होता है, विसरण में विलय के अणु, अंतर भी पूछ लेता है विसरण और परासरण में, तो ये अंतर भी है। ठीक है, कि विसरण में क्या होता है कि विलय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः चलते हैं। ठीक, परासरण में क्या होता है, परासरण में विलायक के अणु चलते हैं। एक अंतर तो यही हो गया, विसरण में विलय के अणु चलते हैं, परासरण में विलायक के अणु चलते हैं। ठीक, दूसरा अंतर,
कि विसरण में विलय के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलते हैं और परासरण में जो विलायक के अणु हैं वो कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की तरफ चलते हैं। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, कोई झिल्ली विल्ली नहीं है यहाँ, ठीक है। और परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली बताऊंगा अभी। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, ठीक। फिर इनके एक एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे विसरण में क्या हो कि नील को पानी में डालकर विलयन नीला हो जाना या पानी का रंग नीला हो जाना अपने आप। परासरण में क्या लिख सकते हो कि किशमिश को पानी में डाल देने पर कुछ समय बाद उसका फूल के मोटा हो जाना, ठीक। क्लियर है। विसरण और परासरण की परिभाषा भी यही है, अंतर भी यही है, ठीक है। टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली की, ठीक है। और ध्यान रखना, परासरण नोट कर लेना, सब हेडिंग डालकर विसरण परिभाषा लिख लेना, ये डायग्राम वगैरह बना लेना, परासरण की परिभाषा लिख लेना और डायग्राम वगैरह बना लेना। और इसके दो प्रकार, अंतःपरासरण, बाह्य परासरण, ये भी लिख लेना। अंतःपरासरण में क्या होता है, विलायक के अणु अंदर की तरफ चलते हैं, बाह्य परासरण में बाहर की तरफ को भागते हैं, ठीक है। अंगूर में बाह्य परासरण पाया जाता है और किशमिश में हमारा अंतःपरासरण होता है। क्लियर है पूरा टॉपिक इतना। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, वीडियो को पॉज करो, अपने जो नोट्स बना रहे हो अच्छे से नोट्स बना लो। अब बात आती है आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें, और नोट करके लिख लेना, विसरण और परासरण दोनों ही प्रक्रिया तब तक चलती रहती हैं जब तक विलय और विलायक दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं, इक्वल ना हो जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। बताएगा कोई अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार निकल जाते हैं लेकिन विलय के अणु आर पार नहीं निकलते, ठीक है। बस इतना सा लिखना है। अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर आपको हेडिंग डालना है अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। हेडिंग डालना है अर्धपारगम्य झिल्ली और लिखना है इसमें कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार निकल जाते हैं परंतु विलय के अणु नहीं, ठीक है। बस यही लिखना है कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के अणु तो आर पार निकलते रहेंगे, इधर से इधर भी आ जाएंगे, इधर से उधर भी पहुंच जाएंगे, लेकिन विलय के अणु आर पार नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। बस एक लाइन की परिभाषा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जिसमें से विलायक के अणुओं का तो पारगमन हो जाएगा, ठीक है, यानी आर पार निकल जाएंगे, लेकिन विलय के अणु आर पार नहीं निकलते हैं। क्लियर है। दो प्रकार की झिल्ली होती है, एक प्राकृतिक झिल्ली होती है और एक कृत्रिम झिल्ली होती है, ठीक है। इतना भी ध्यान रखना है, बाकी और आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज पॉइंट अपने ध्यान रखना, याद कर लेना, विसरण को, परासरण को, अर्धपारगम्य झिल्ली को, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।